हमने जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाते हैं। आज क्या करना है आपने? टर्म टेस्ट दिल से देने हैं या बॉल पॉइंट से देने हैं? बॉल पॉइंट से, मेहरबानी। आज तारीख रकम होने लगी है कि सारी क्लास टर्म टेस्ट दे के जाएगी। साथ वाले को मुस्कुरा के देख लें। हजारों साल से जो नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही है, आज वो चुप कर जाएगी। पेज 173, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। भाई प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस के शुरू होने से पहले किए जाएं। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर बोलें, ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस के शुरू होने से पहले किए जाएं। जैसे आप मरने से पहले मरने की तैयारी करें, बाद में तो वैसे भी मौका नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पे फिजिबिलिटी स्टडी बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स होते हैं सैंपल्स, मॉडल्स चीजों के। कभी भी सफा नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि ये पेज 173 है, हो ही नहीं सकता मिले। ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी यही होता है, सैंपल सैंपल बनाना। तो फिजिबिलिटी स्टडीज, बिजनेस शुरू करने से पहले मेरा बिजनेस चल सकेगा या नहीं। दूसरा, हाइब्रिड में लेट आने पे कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स, मॉडल सैंपल्स बना के देखना। तीसरा, हाइब्रिड में लेट आने पर ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हाइब्रिड में लेट आने पर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर हाइब्रिड में लेट आने पे द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस शुरू करने से पहले किया जाए और जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए किया जाए। इसकी 3 मिसालें हैं, मसाला लगा के। फिजिबिलिटी स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स एंड ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट। It shall not include any expenditure for land or for asset which is depreciated or amortized. तो लैंड खरीद लेना बिजनेस शुरू करने से पहले इज नॉट अ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। क्या आप कहें मैं लैंड को खर्चे में डालने लगा हूं, ये भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है? नहीं नहीं नहीं, लैंड खरीदना कोई फिजिबिलिटी स्टडी नहीं है, लैंड खरीदना कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स नहीं है। हर वो एसेट जिसको डेप्रिशिएट किया जाता है, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, अगर वो आपने बिजनेस से पहले खरीद लिया तो उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा, उस पर तो सेक्शन नंबर 22 लगेगा, डेप्रिसिएशन वाला। और हर वो एसेट जो आपने बिजनेस शुरू होने से पहले खरीद लिया और उसको आपने अमोर्टाइज करना है, उस पर तो सेक्शन नंबर 23 लगेगा, सेक्शन नंबर 23 लगेगा। 23 बोली जा रहे हैं, मैंने बोला 23, उन्होंने बोला 23, उसने बोला 23, पूरे माशरे में 23 निकल गया, बाद में पता चला 24 था। इसी तरह गलत बातें फैलती हैं। तो दूसरों का स्टेटस देखा, स्क्रीनशॉट लगा दिया, पता ही नहीं किसका कॉल है क्या है, देखा था बस मैंने, चढ़ा दिया मैंने। पॉइंट नंबर 1, एक बंदे को इजाजत है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर माइनस करने की, लेकिन माइनस फुली नहीं होगा, ये माइनस हुआ करेगा 5 सालों पे। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज करेंगे 5 सालों पे। 20% समझ लें या 5 ईयर लाइफ समझ लें, जो भी आपको आसान लगे। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की लाइफ 5 साल लिया करेंगे। अब मिसाल के तौर पे 11 बजे से, मिसाल के तौर पर कल आपको किसी भी वक्त मैसेज आ सकता है कि टर्म टेस्ट की डिस्कशन होनी है। मैसेज आना हुआ तो आ जाएगा इंशाल्लाह, आपको 6-7 घंटे पहले ही आएगा डिस्कशन से पहले। कल संडे है, सूरज का दिन है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर, हाँ रिकॉर्डिंग में मिलेगी, लेकिन वो 50 रुपए में मिलेगी, वो फ्री में नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने फिजिबिलिटी स्टडी की है 200 रुपए की, आपने फिजिबिलिटी स्टडी कितने की है? 200 रुपए की। अब ये जो आपने फिजिबिलिटी स्टडी 200 रुपए की है, तो इसको माइनस करने की इजाजत है। -40 -40 -40 -40 -40 माइनस आंडा 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। तो मैक्सिमम कितने साल अमोर्टाइज होगा? 5 साल। एनओटी कर लें। जज्बा, जोश, डिवोशन,
हिम्मत, संडे, लुट, लेट्स एंजॉय। बिस्मिल्लाह। चलें जी, आपके साथ वाला तो माशाल्लाह ऐसे अमाल करता है कि जाते ही उसकी कब्र नूर से भर जाएगी, जन्नत की खिड़कियां कब्र से खुल जाएंगी। देखो ये कौन आ गया है। पहले आसमान पे 70,000 फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। हदीस में आता है, ना समझ है वो शख्स जो अपनी ख्वाहिशात पे चलते हुए अल्लाह से उम्मीदें रखे। करना भी है कुछ। अच्छा जी, फिजिबिलिटी स्टडी ये होती है कि आप सीए करने से पहले पता कराते हो कि मेरे लिए सीए करना फिजिबल भी है या नहीं। ऊपर से नीचे चेक कराते हो आप किसी को, अब देखो देखो जरा मुझे हेड टू टो मैं चल भी सकूंगा या नहीं। ये होती है फिजिबिलिटी स्टडी। यानी बिजनेस शुरू करने से पहले माय डियर आप देखते हो कि ये बिजनेस मैं चला भी सकूंगा या नहीं। ओके, मामू ने कहा था सीए करने का या चाचू ने? बाबा ने। एक बंदे को इजाजत है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर माइनस करने की, इसको इसके साथ मिला के पढ़िएगा, क्योंकि पॉइंट 1 में पढ़ के लगता है शायद कि पहले साल ही पूरा माइनस करना है। पहले साल नहीं पूरा माइनस करना, इसको 5 सालों पर होली होली अमोर्टाइज करना है। टोटल डिडक्शन अलाउड इन द करंट एंड ऑल प्रीवियस ईयर शेल नेवर एक्सीड द एक्सपेंस। देखें इधर, टोटल डिडक्शन अलाउड इन द करंट एंड ऑल प्रीवियस shall never exceed the expense. What a beautiful line it is. The total deduction is allowed in the current year and all previous year shall never exceed the expense. ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस से कभी नहीं बढ़ सकती। एक्सपेंस की जगह कॉस्ट का लफ्ज वैसे लिखा होता ना तो आप लोगों के लिए ज्यादा आसान होता। तो कॉस्ट ही एक्सपेंडिचर ही है, जो भी समझ लें। तो मैक्सिमम कितना अमोर्टाइज करने की इजाजत है लेट आने पर? जितना उसमें कॉस्ट है, उससे ज्यादा नहीं। ये पॉइंट 4 क्या है? भाई फरमा रहे हैं इन रेयर सर्कमस्टेंस। No amortization shall be allowed. No amortization shall be allowed where full expenditure is allowed as खर्चा in the year of। अगर आप प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते ही माइनस कर दें पहले साल पूरा का पूरा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता माइनस करने की इजाजत। इन रेयर सर्कमस्टांस गवर्नमेंट में से, याद है फिक्रा अभी तक, रेयर सर्कमस्टांस में हुकूमत कह सकती है कि आपको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर पहले साल ही सारा का सारा माइनस करने की इजाजत है। ठीक है जी। अच्छा, एक काम तो भाई ये शुरू कर देना, सुबह उठते ही जरा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि आपको पता है दिमाग की गरारी थोड़ी सी भी हिल जाती है ना तो लोग घर से निकाल देते हैं, पागल खाने जमा कराते हैं। तो आप अगर सुबह उठते ही जूता पहन रहे हैं, अपने सर पे नहीं मार रहे, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि मेरा ये सिस्टम अभी सही चल रहा है। तो वैसे मैं कह रहा हूँ कौन कौन जरा रोजाना कर लिया करेगा शुक्र, रात को सोते हुए भी कर लिया करें, सुबह उठते ही कर लिया करें, ठीक है? बहुत बड़ा सिस्टम है ये। अच्छा शुक्र करते हैं तो नेमत बढ़ जाती है इंशाल्लाह, और ज्यादा आपका माइंड तेज काम करेगा। चलें जी पढ़ें। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, तो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर को इनकरेज किया गया। इनकरेज करने की वजह से इसकी डिडक्शन हम क्या करने लगे हैं? अलाउ करने लगे हैं, ताकि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो। तो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर को इनकरेज किया गया है इंस्टेड ऑफ के इसको डिसकरेज किया जाए। पता नहीं क्या क्या खोला हुआ है ये लोग, घर में क्या क्या करते रहते हैं। अच्छा जी, हाँ
भाई ये प्रोसेसर सारे डिफरेंट है, ये आपका प्रोसेसर क्यों बोला एकदम? कौन सा चैप्टर चल रहा है? 8। ये ऐसा चैप्टर है जिसका आपको इंतजार था सिंस लॉन्ग। हमें तो अब किसी चीज का भी इंतजार नहीं रहा। अजीब अजीब वैसे स्टेटस लगाए होते हैं, जिंदगी इसी उम्र में क्या क्या दिखा के चली है। अजीब ऐसे बोंगे लोगों के साथ रह रहे ना, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना। इतना घूर के देख रहे हो ना, इसलिए नहीं काम कर रहा ये। प्यार से देखा करो इसको, तो प्यार से देख लो स्क्रीन को। अच्छा जी, ये लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी, जहां पर रिसर्च हो रही है। अब जिस लेबोरेटरी के अंदर जो है वो रिसर्च हो रही है, दैट लुक्स लाइक, वो इस तरह नजर आती है देखने में। लैब इस तरह नजर आती है देखने में। लैब के अंदर जो है वो डिफरेंट बंदे होंगे, सफेद कलर के कपड़े पहने होंगे, सफेद कलर के जॉगर पहने होंगे, और आप लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। ये सामने दो बंदे नजर तो आ रहे हैं, आप इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं? तो ये लैब के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं, तो ये अपने इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे और लैंड बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, लैंड बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये सब कुछ इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अब सवाल ये राइज होगा मेरे भाई कि लैब के अंदर होने वाले खर्चे क्या इस सेक्शन में माइनस करने की इजाजत है? जी बिल्कुल। लैब के अंदर जो साइंटिस्ट हैं उनकी सैलरीज माइनस करने की इजाजत है, उनकी सैलरीज माइनस करने की इजाजत है। लैब के अंदर जो मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कंज्यूमेबल्स, दवाइयां बनाने के लिए, इस किस्म की चीजों के लिए जो भी आप मटेरियल्स इस्तेमाल करें, ये माइनस करने की इजाजत है। लैब के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, मिसाल के तौर पर बिजली इस्तेमाल हो रही है, यूटिलिटी, ये आपको माइनस करने की इजाजत है। लेकिन लैब की जो लैंड है और लैब की जो बिल्डिंग है और लैब के अंदर जो कंप्यूटर हार्डवेयर पड़ा हुआ है और जो लैब के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ये डिडक्शन के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये तीनों चीजें डिडक्शन के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि लैब की बिल्डिंग को आप 10% डेप्रिशिएट कर लें, इसकी इजाजत है, लेकिन ये इजाजत नहीं है कि बिल्डिंग को फौरन खर्चे में डाल दो। तो लैब के कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत है या डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत? तो ये सेक्शन कह रहे हैं, सेक्शन नंबर 28 कह रहे हैं कि ये वाले खर्चे माइनस कर लो। तो सेक्शन जो भी है, तो ये वाले सेक्शन कह रहे हैं ये खर्चे अलाउड हैं इस सेक्शन के तहत, और ये खर्चे, लेकिन इट डजंट मीन कि ये नॉट अलाउड हैं, ये किसी और सेक्शन के तहत अलाउड हैं। ठीक है, तो सेक्शन 26 की रोशनी में नॉट अलाउड है, इनको माइनस नहीं करना। लेकिन इट डजंट मीन कि सेक्शन 22 की रोशनी में इनको माइनस नहीं करना। यू कैन स्टिल, बट यू कैन, बोले हैं यू कैन स्टिल नहीं, मैंने कहा यू कैन स्टिल, कहते स्टिल, यू कैन स्टिल डेप्रिशिएट और अमोर्टाइज। ऑब्वियसली लैंड को नहीं करना। आप क्लास के बाद कोई आके कहेगा आपने इस लाइन के नीचे का लिखा था लैंड को डेप्रिशिएट करने में, तो परेशान हो गया, नींद नहीं आई पूरी जिंदगी में।
चलें जी, नोट करो। ठीक है, हम बोलते हैं लेकिन इस तरह भी नहीं बोलते जिस तरह आप कहते हैं। आपके घर वाले क्या चाहते हैं आपसे? अच्छा रिश्ता, हद हुई। अच्छा, बाहर आ जाए और भी दुनिया है कुछ, देखा कि सबकी बातें खिल जाती हैं। जी, आपके घर वाले क्या चाहते हैं भाई आपसे? नेक इंसान बन जाए, माशाल्लाह। कंसिस्टेंसी इन गोल्स है, जो आपके घर वाले चाहते हैं वही आप भी कर रहे हैं, या लाहौर आके हल्की फुल्की हवा लग गई है लाहौर की? लग गई है। ये क्लास के बाद जरा आइएगा, ये इंशाल्लाह सेटिंग करते हैं आपकी, ये अलग प्रोग्राम है इसके लिए। ओके, तो दीवार से टेक नहीं लगानी, तो दीवार गिर सकती है, हाइब्रिड में दीवार से टेक नहीं लगानी। ओके, पढ़ें जी। A reduction will be allowed for scientific research expenditure, salaries, utilities, and क्या था, materials, consumables, consultant fees, ये सारी चीजें इन पाकिस्तान। लेकिन ये रिसर्च आप कहाँ करें? पाकिस्तान में। ये नहीं कि रिसर्च करने जापान चले जाएं, रिसर्च कहाँ करें? पाकिस्तान में। होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। और किसके लिए करें? सिर्फ बिजनेस के लिए। इस बिजनेस के लिए रिसर्च करने की एग्जांपल्स, ये रिसर्च करें बिजनेस के लिए कि नई वैक्सीन लॉन्च करनी है। आगे चलें। In this section, scientific research means any activity in Pakistan in the field of natural or applied science. इस सेक्शन में साइंटिफिक रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी होती है इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल नॉलेज, जिससे एनिमल्स का नॉलेज बढ़ जाता है। चूहे को पहले कुछ और पता होता है, बाद में कुछ और पता चल जाता है कि बिल्ली कहां से गुजरेगी। अच्छा, तो ये एक ऐसी चीज है दुनिया में साइंटिफिक रिसर्च, जिससे हमारे जो नॉलेज है उसके अंदर क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। नेचुरल और अप्लाइड साइंस होती होगी, कोई किसी इंजीनियर दोस्त से पूछ लीजिएगा। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। What a beautiful definition, डेफिनेशन बनाने वाला भी मर गया अब तो। साइंटिफिक एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। सुभान अल्लाह बोल के आगे चलें। इन्ना लिल्लाह। इन पाकिस्तान साइंटिफिक रिसर्च आपने कहां करनी है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू अ साइंटिफिक रिसर्च इदारा। अगर आप लोग खुद साइंटिफिक रिसर्च अफोर्ड कर सकते हैं खुद कर लें, नहीं कर सकते तो कोई इदारा 2-4 लोग मिलके बना लें और वहां पे रिसर्च कर लें। हो सकता है सारी गाड़ियां बनाने वाले मिलके कोई इदारा बना लें कि थोड़ी थोड़ी अब उड़ने वाली गाड़ियां भी बनाएं, ड्रोन गाड़ियां। तो अब सारी गाड़ियों वाले मिलके इकट्ठे कोई प्लानिंग कर लें, ठीक है? तो घर के बाहर आपके इन ड्राइव आए और ऐसे शुरू में ऐसा होगा, लोग रास्ते में गिर जाया करेंगे, तो उससे तो परेशान ना हो आप लोग। हाँ बोले, आउटसाइड पाकिस्तान अगर करेंगे तो फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये सब सारे पाकिस्तान में करें, सब सारे पाकिस्तान में करें। Scientific expenditure means an expenditure on scientific research in Pakistan for the development of business,
इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च इदारा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च इदारे का मतलब ये है कि दो चार लोग मिलकर इदारा, अब ये आपस में बातें करें तो फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, फिर क्लास के बता के कहते हो मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। आज मुझे वजह पता चली तुम्हारी, उसके सर के पीछे छुप के बातें कर रहे थे तुम दोनों, लेकिन आया करो क्लास के बाद, मोस्ट वेलकम। नहीं, कंट्रीब्यूशन पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, वो कंट्रीब्यूशन थी अप्रूव्ड पेंशन फंड में, कि एक बंदे को पता है मैंने रिटायर हो जाना है तो वो कंट्रीब्यूशन करे अप्रूव्ड पेंशन फंड में। तो ये कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन किसी रिसर्च इदारे के अंदर है जहां रिसर्च हो रही है। नहीं, बस जितना पाकिस्तान में होगा उतना अलाउड होगा। अदर देन एक्सपेंडिचर, आतिफ को मुझे वो लिख के रिप्लाई कर दें क्या बना है, अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, लेकिन तीन चीजें साइंटिफिक रिसर्च में फॉल नहीं करेंगी। नंबर 1 बोलें जी, एक्विजिशन ऑफ एनी डेप्रिशिएबल एसेट और इनटेंजिबल। ये तो मैंने बता दिया ना आपको, ये चीजें सेक्शन में फॉल नहीं करेंगी क्योंकि इनके अलग सेक्शन है। एक्विजिशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और लैंड, ये भी सेक्शन में फॉल नहीं करेंगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एसरटेनिंग, मालूम करना द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल डिपॉजिट, द लोकेशन ऑफ नेचुरल डिपॉजिट एंड द क्वालिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट। तो आप कोई खर्चा करें नेचुरल डिपॉजिट देखने के लिए कि नेचुरल डिपॉजिट कहां है, उसके लिए आप उसकी एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हो, उसकी लोकेशन ढूंढ रहे हो, उसकी क्वालिटी ढूंढ रहे हो, तो ये खर्चे भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। यानी कुछ लोग होते थे नेचुरल डिपॉजिट्स ढूंढने के लिए बड़े हैवी खर्चे करते थे कि पहाड़ के ऊपर तक जाना पड़ा और फिर वहां खुदाई करनी पड़ी, फिर 2 लाख रुपया ये खर्चा आया, लौहे करने का ये चक्कर नहीं रखे गए। इसको मैं साइंटिफिक रिसर्च की डेफिनेशन से ही बाहर निकाल रहा हूं। अगर तुम इसको कहते हो साइंटिफिक रिसर्च तो मेरी नजर में ये रिसर्च ही नहीं है, जाओ फिर, ये खर्चा तुम्हें माइनस करने की इजाजत नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च इदारा एक ऐसा इदारा होता है जो कि बोर्ड बनाए फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन पाकिस्तान, बोर्ड से अप्रूव कराएं, बनाएंगे तो आप खुद, लेकिन सर्टिफाई किससे कराएंगे, छोटा सा लिख लें, 2-3 कंपनीज मिलकर इदारा बनाएंगी और बोर्ड से सर्टिफाई कराएंगी। 2-3 कंपनीज मिलकर इदारा बनाएंगी, बोर्ड फेडरल बोर्ड, बस नहीं अलाउड, फिर क्या करें। और बोर्ड से सर्टिफाई कराएंगी। चलें जी, आगे चलें जी। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, ये डायग्राम बना लें। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, भाई गाय पसंद करते हो, बकरा या ऊंट? सारे खा लेते हो, ठीक। जी, डिसीजन मेकिंग,
ये कैलकुलेशन करते हैं आप, पर किलो बकरा कितने का पड़ा है? एक ने रेट बताया, उसके वजन किया, दूसरे ने रेट बताया, फिर पर किलो बकरा देखा आप लोगों ने। शक्लें देख के समझ आए क्या है, बड़ा है छोटा लगे। क्या अकाउंटेंट होने का क्या फायदा आपके? अच्छा जी, मंडी में कभी गए नहीं? ठीक है, आपको सैर कराते हैं फिर। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, डिस्पोजेबल कपड़े पहन के आना। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, तो एम्प्लॉय को आप फैसिलिटीज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है, किसी दूर जगह पे बनी हुई है शहर से, तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, तो आपके 70-80 एम्प्लॉयज हैं, उनको घर भी दे दें वहीं पे। फिर एम्प्लॉयज की कभी सेटिंग करने की जरूरत होती है तो फिर क्लिनिक भी दे दें, फिर उनके बच्चों को भी सेट करना होता है, उसके लिए स्कूल की सहूलत भी दे दें। और अगर एम्प्लॉयज ट्रेन नहीं है तो उनको ट्रेन भी कर दें। तो ये एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो गई और ये फैसिलिटीज हो गई। मैन्युफैक्चरिंग तो बीच में नहीं आएगी, ये तो आपका मेन काम है। तो सेक्शन का नाम है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड सिली नहीं, एस वाला नहीं। लेकिन यहां भी याद रखिएगा, अगर आप एम्प्लॉय के घर के बिजली के बिल वगैरह बर्दाश्त कर रहे हैं, ये वाले खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। क्लिनिक की जो डॉक्टर और नर्सेज रखी हैं उनकी तनख्वाहें माइनस करने की इजाजत होगी, बिजली के बिल। टीचर्स की स्कूल फीस वगैरह आपको माइनस करने की इजाजत होगी। ट्रेनर को जो आप पैसे दे रहे हैं उसकी फीस वगैरह माइनस करने की इजाजत होगी। लेकिन यहाँ भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी चीज़ें जनरेटर वगैरह पड़े हुए हैं स्कूल में, उनकी डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस होगी, उनको इस सेक्शन के तहत माइनस नहीं करेंगे। तो सेम थीम जो पिछले सेक्शन में थी वही इस सेक्शन में भी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अ पर्सन शैल बी अलाउड डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कैपिटल। तो फिर कौन से एक्सपेंडिचर्स माइनस करने की इजाजत होगी, कौन से एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत होगी? मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब की सैलरी, वो माइनस करने की इजाजत होगी। मिसाल के तौर पे टीचर की सैलरी स्कूल की, वो माइनस करने की इजाजत होगी। बिजली के खर्चे, यूटिलिटीज वगैरह, ये माइनस करने की इजाजत होगी अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैंड, बिल्डिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, होमवर्क, सोमवर्क नहीं लिखा हुआ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। Okay. A person shall be allowed a deduction for expenditure incurred for educational institution or hospital in Pakistan. या आप कोई तालीमी इदारा बना दें या अस्पताल बना दें पाकिस्तान में, फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, एंड देयर डिपेंडेंट्स, और उनके डिपेंडेंट्स। तालीम तो डिपेंडेंट्स को ही दिलवाएंगे ना, ये तो नहीं कि मेरी बीवी भी पढ़ी लिखी नहीं, जा तू भी स्कूल है पढ़ा, तू मैट्रिक से क्यों फेल हुई सी। पॉइंट बी, तो ओके नहीं है तो शादी तो बात पता चले, पहले पूछ लेना सी तू। पॉइंट बी, इन छोटी छोटी चीजों पे लड़े होते हैं। पॉइंट बी, हमसायों को आवाजें आ रही होती हैं। पॉइंट बी, इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो
पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इदारा आप बना लें फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर रिकॉग्नाइज्ड बाय फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, या ट्रेनिंग ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन कनेक्शन विद अ स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड, तो ये फैसिलिटीज हो गई और ये ट्रेनिंग हो गई। पाकिस्तान में कोई इदारा हो जो कि फैक्ट्री वर्कर्स को ट्रेन करता हो, जो कि फैक्ट्री वर्कर्स को ट्रेन करता हो और उसको रिकॉग्नाइज किया हो फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट ने, और सिमिलरली ट्रेनिंग ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान विद अ स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सी चीज है, अगर इदारे को फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे ना, तो फिर आप किसी को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, चाहे वो बाहर का बंदा हो, सिटीजन हो या ना हो। लेकिन अगर उसकी अप्रूवल, उसकी रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ने नहीं की हुई, उसको अप्रूव किसने किया हुआ है? हालांकि बोर्ड भी गवर्नमेंट का एक इदारा है, लेकिन अगर बोर्ड ने अप्रूव किया और बराह रास्त गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, फिर शर्त है कि आप सिर्फ किसको ट्रेनिंग दे सकते हैं? सिटीजन। अगर नॉन सिटीजन को ट्रेनिंग देने को माइनस करने की इजाजत नहीं है। चलें, ये तो बड़ा बोरिंग था आज। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बैड डेट। तो बैड डेट को टैक्स वाले माइनस करने देते हैं, बैड डेट को टैक्स वाले माइनस करने देते हैं अगर 4 शराइत पूरी हों। कितनी शराइत पूरी हों? अगर 4 शर्तें पूरी हो जाएं तो बैड डेट को टैक्स वाले माइनस करने देते हैं। एक शर्त यह है कि बैड डेट आपने अपनी अकाउंटिंग की किताबों में भी राइट ऑफ कर लिया हो। एक शर्त क्या है? बैड डेट आपने अपनी अकाउंटिंग की किताबों में भी राइट ऑफ कर लिया हो। एक शर्त यह है कि सिर्फ उस हद तक आपको बैड डेट माइनस करने की इजाजत है, लिखने की जरूरत नहीं, उस हद तक बैड डेट आपको माइनस करने की इजाजत है जिस हद तक आपने अकाउंटिंग की किताबों में राइट ऑफ किया है। उससे ज्यादा बैड डेट माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगर अकाउंटिंग की किताबों में 100 रुपए आपने माइनस किए तो टैक्स वाले आपको 100 रुपया माइनस करने देंगे या 70-80, 100 रुपए से ज्यादा माइनस नहीं करने देंगे। और तीसरी शर्त यह है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि बंदा पैसे लेके भाग गया है, यानी आप साबित करें कि अब वो बंदा नहीं मिल सकता, वो बंदा पैसे लेके भाग गया है। और चौथी शर्त बैड डेट के माइनस करने की यह है कि आप साबित करें कि ये बैड डेट पहले सेल में गया था। जाहिर बात है बैड डेट तो पहले सेल में गया ही होता है, ये तो इनको हम प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी पढ़ा था, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो इससे पहले आपने बैड डेट को कहां डाला होगा? सेल में। तो बैड डेट माइनस करने की कितनी शराइतें? 4। बैड डेट पहले कभी जिंदगी में कहां गया हो? सेल में। और दूसरी शर्त, बैड डेट अकाउंटिंग की किताबों में भी राइट ऑफ हो गया हो। तीसरी शर्त, रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि बैड डेट माइनस करने की, सॉरी, रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि बंदा पैसे लेके भाग गया है और उतना बैड डेट माइनस करना है जितना आपने अकाउंटिंग की किताबों में माइनस किया है, उससे ज्यादा बैड डेट माइनस करने की इजाजत नहीं है। चलें जी, इसके अलावा बाकी पॉइंट पढ़ लें, जल्दी करें। आगे पढ़ें जी। A person shall be allowed a deduction for a bad debt। आपको क्या माइनस करने की इजाजत है? ये द फॉलोइंग कंडीशंस आर satisfied। द उधार, द was previously included in income from, क्योंकि आपको पता है पहले एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, नीचे लिखी हुई एंट्रीज, फिर एंट्री होती है बैड डेबिट डेटर क्रेडिट। तो फिलहाल सिर्फ ये एंट्री कर लें, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो उधार पास्ट में कहां गया हो? इनकम में। दूसरा, ये दूसरा पॉइंट नहीं पढ़ना अभी। द उधार आ रहा पार्ट ऑफ अ उधार इज रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन। आपने अपनी अकाउंटिंग की किताबों में भी उसको राइट ऑफ कर दिया, यानी अकाउंटिंग के टीचर ने भी बैड डेट की एंट्री करा दी हो। देयर आर मुनासिब ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द डेट इज, मुनासिब ग्राउंड्स हो ये बिलीव करने के उधार कभी भी रिकवर नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
द बैड डेट डिडक्शन, डिडक्शन का लफ्ज सिर्फ टेक्स्ट वाली क्लास वाले बोलते हैं, अकाउंटिंग वाले टीचर कभी नहीं बोलते डिडक्शन। द बैड डेट डिडक्शन शैल नेवर एक्सीड द बैड डेट रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ पर्सन। मतलब बताएं इस बात का, यानी जितना अकाउंटिंग के टीचर ने राइट ऑफ कराया उससे ज्यादा राइट ऑफ हो सकता है टैक्स वाले लड़के उससे कम पे आपको मना लें, लेकिन उससे ज्यादा राइट ऑफ करने की इजाजत। तो बता दें बैड डेट माइनस करने के लिए कितनी शराइतें हैं? 4। मेट्रो, मेट्रो कैश एंड कैरी, जनरल स्टोर बड़ा सा जहन में ले आए। हाँ जी, अच्छा, मेट्रो कैश एंड कैरी सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर फॉर ₹10। मेट्रो कैश एंड कैरी ने एक टॉफी बेची कस्टमर को 10 रुपए की उधार पे, और वो बाद में कहता है मैं अपनी गाड़ी को जो है वो क्या लॉक करना भूल गया था, बस गाड़ी लॉक करने गया और उसके बाद बस फिर नजर ही नहीं आया। पूरा गाड़ी में सामान लोड करके उसने 10 रुपए का निकल गया। लेटर ऑन डेट वाज प्रूव टू बी बैड। अब इन्होंने बहुत कोशिश की सिक्योरिटी कैमरा से, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी, या आगे पीछे उसने कीचड़ उछाला हुआ था नंबर प्लेट पे। तो बस फिर डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। भाई मैं आइडिया नहीं दे रहा, मुझे ऐसे ही किसी ने कहा था बाहर के मुल्कों में लोग कीचड़ उछाल लेते हैं जब ऐसा हो ना, ताकि मोटरवे पर उनका चलान ना हो। मैं आइडिया नहीं दे रहा, मैं बता रहा था एक बात। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और बैडर डेबिट डेटर क्रेडिट। कंक्लूजन, एज द, बोले एज द, वापस आ जाए पाकिस्तान में, डेट वॉज previously included in metro's income, so bad debt shall be allowed as deduction। लेकिन अगर मेट्रो का एम्प्लॉय आए मेट्रो के पास और मेट्रो के मेट्रो मेरी शादी है, मुझे 6 रुपए उधार दे दो, मैंने एक फूल खरीदना है, मेट्रो ने उनको 6 रुपए उधार दे दिया। तो चंबेली का ही आना है, चंबेली का एक फूल खरीद लिया इसने, वो तो हम इसे फ्री में भी दे देते, लेकिन इसने उधार लेके खरीदा अपनी बेगम के लिए। तो मेट्रो कैश एंड कैरी प्रोवाइडेड लोन ऑफ 6 to 1 ऑफ इट्स एम्प्लॉय। और ये वो दिन और आज का दिन, ना शादी का कार्ड आया, ना वो बंदा आया और वो नौकरी छोड़ के भाग गया। अब मुझे बताएं कि दोस्त अगर 20 साल बाद मिलेगा जो आपके साथ बैठा हुआ है, उसको ये ताना तो नहीं देंगे मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया था? खुदा के लिए मुसलमान की शान नहीं है, इस तरह की चीजें जिंदगी से निकाल दें आहिस्ता आहिस्ता। कौन लोग नियत करते हैं मरते दम तक के लिए निकालनी है, मरते दम तक के लिए। कुछ लोग नहीं हाथ खड़ा कर रहे, कुछ लोग कह नहीं हमें रोक के रखे हुए हैं। अभी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सामने आए, तो आप देखें हमने उनको क्या क्या बतानी है। हाथ खड़ा करें, सारे लोग हाथ खड़ा करें, जबरदस्ती हाथ खड़ा कराऊंगा मैं, जबरदस्ती हाथ खड़ा करें, जिंदगी में कभी किसी को ताना नहीं देंगे। अच्छा जी, आपको तकिया ला देते हैं, आप सो जाओ। तो मुझे ये बताएं, अब ये पास्ट में इनकम में गया रशीद, पास्ट में इनकम में गया, पास्ट में इनकम में नहीं गया। तो जब ये पास्ट में इनकम में नहीं गया तो फिर अलाउड नहीं होगा ना, फिर अलाउड नहीं होगा, ये बैड डेट अलाउड नहीं होगा। तो लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट आपने एंट्री की होगी जब लोन दिया होगा, पता है ना लोन देते हुए ये एंट्री होती है। और जब भागा होगा, नहीं भागते चोर की लंगोटी भी हाथ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं मिला। बैड डेट डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट, ओके। सो कंक्लूजन जो हम साथ वाले के कान पे लगाने लगे हैं, एज द डेट वॉज नेवर इंक्लूडेड इन मेट्रोज, सो द बैड डेट शैल नेवर बी अलाउड एज डिडक्शन टू मेट्रो। भाई एक दो स्टूडेंट ने कहा था कि वो टेस्ट लेटेस्ट वाला डिस्कस नहीं हुआ, तो कैमरामैन भाई आप ऐसा कीजिएगा, 1:55 पे यहाँ आ जाइएगा, मैं और आप उसकी डिस्कशन बना लेंगे। तो ये कल संडे को बैठ के ले लेंगे घर में, क्योंकि इनको बुलाना मुनासिब नहीं है कि इन्होंने टर्म टेस्ट भी देना है, ठीक है। तो संडे को बैठ के घर में ये डिस्कशन ले लेंगे। कोई एक दो मन चला हाथ खड़ा कर दे, कैलकुलेशन के लिए आ जाएगा ज़रा क्लास में, कोई एक आधा मन चला हाथ खड़ा कर दे, चले मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, ठीक है, आप आ जाओगे। उसके बाद टर्म टेस्ट भी दे दोगे, टर्म टेस्ट 11 बजे दे देने, फारग हो जाओगे, ठीक है। फिर तो 2-4 बंदे लेके आना।
1:55 पे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बुक्स ऑफ बैंक। अब एक कॉन्सेप्ट है जो आपने बड़ी गौर से समझना है। कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनको लॉ मेकर ने रिलैक्सेशन दे दी है कि अगर पास्ट में तुम बैड डेट को इनकम में नहीं भी लेके गए तो आज बैड डेट माइनस कर लो। खैर, अगर पास्ट में तुम बैड डेट को इनकम में नहीं भी लेके गए तो बैड डेट माइनस। ये वो इदारे हैं जिनका काम ही लोगों को लोन देना है, क्योंकि इनके लिए लोन देना जब इनका काम बन गया बैंकों का, तो फिर लोग लोन लेके भागते हैं और ये इनके लिए सबसे बड़ा बैड डेट है। अब अगर आप बैंक्स को ये कह दें कि लोन रिसीवेबल बैड डेट के तौर पर माइनस करने की जरूरत नहीं, तो बैंक तो कहेगा मैं 1000 लोगों को लोन देता हूं, उसमें 2-3 भाग जाते हैं, मेरा तो कारोबार ही है, तो मुझे तो ये बैड डेट तो कम से कम अलाउ करो ना। तो इसलिए बैंक्स को इजाजत है, क्योंकि मेट्रो का काम लोगों को लोन देना नहीं था, इसलिए हमने 6 को नॉट अलाउड किया है। तो ये वाला हमने क्या कर दिया था, अलाउड, और ये बैड डेट क्या कर दिया था। हाँ, अकाउंटिंग के टीचर ने बैड डेट रिकॉर्ड किया, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमने नॉट अलाउ कर दिया। लेकिन ये वाला बैड डेट अलाउ है, क्योंकि कहानी पढ़े, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने लोन दिया अपने कस्टमर को 6 रुपया और बाद में वो भाग गया। लोन देते हुए क्या एंट्री की होगी, भागते हुए बैड डेट डेबिट लोन रिसीवेबल, अगरचे द डेट इज नेवर इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस बट स्टिल अलाउड एज, बिकॉज द लोन प्रोवाइडर इज अ जनरल स्टोर, नो इज अ, इसका काम ही लोगों को, क्लियर। ये पॉइंट भी आप टिक कर लें जिसकी हमने नीचे की है एग्जांपल नंबर 3। मनी लेंट, मनी लेंट उधार दिया, किसने, बाय अ बैंक, किस लिए, इन डेराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये पता है क्या कह रहे हैं, इन डेराइविंग इंटरेस्ट इनकम। बैंक का काम इंटरेस्ट इनकम कमाने ना, तो कहते हैं उसने लोन इसलिए दिया हुआ था कि इंटरेस्ट इनकम कमानी थी। फॉर अ मनी लेंड बाय अ बैंक इन डिराइविंग इंटरेस्ट इनकम। बाकी हो सकता है इंटरेस्ट इनकम उसने कमा ली हो, लेकिन ओरिजिनल प्रिंसिपल लेके भाग गया हो, जो होते दोनों लेके भाग गया हो। ये तो वैसे बता रहा है कि लोन दिया क्यों था, ताकि उसने कस्टमर को लोन देके इंटरेस्ट इनकम कमानी है। वैसे ही बैंक का कारोबार बता रहा है क्या है, इसको माइनस करने की इजाजत है। हाँ, बैंक के अलावा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर हो, हाँ बिजनेस अगर लोगों को लोन देना है तो ठीक है, माइनस करने की इजाजत है। चलें जी, इसका न्यूमेरिकल करें आप। काला मार्कर ले आओ। भाई अगर आप लोगों को मसला होता है तो मैं इंग्लिश में बोल दिया करूंगा। काला मार्कर ले आओ। एग्जाम्पल 1, आचरर, चरर, अगला सफा निकाले ना। चरर हैज डिस्क्लोज्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। इसने अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना बताया है, 6 लाख। दिस इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग बैड डेट ऑफ 2 लाख। क्लास से पहले लाके रख दिया करो, 2-3 क्लास से पहले काला मार्कर ले आया करो। तो however commissioner allowed only 1,80,000 as bad debt। इतना घर वालों को ना छोटी छोटी बातों पे जरा हंसाते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। तो संजीदा अपना मुंह बैठे रहते हो पूरा दिन घर में, घर वाले कहते हैं यार जाए कॉलेज सवेरे। तो however commissioner allowed रुपये, जवाब ना दिया करो, फिर मैंने जवाब दिया तो आपने कहना जवाब देते हैं, और मैं जवाब दूंगा नहीं इंशाल्लाह। however commissioner only allowed 1,80,000। अब हम अकाउंटिंग वालों ने कितना माइनस किए हैं, हम अकाउंटिंग वालों ने कितना माइनस किए हैं, 2 लाख, और टैक्स वाले कितना माइनस करना दे रहे हैं। अब किसको उल्टा के किसको रिकॉर्ड करें, अकाउंटिंग बैड डेट को उल्टा के टैक्स वालों का बैड डेट माइनस कर लें। जैसे अकाउंटिंग डेप्शन को उल्टा के टैक्स डेप्शन
माइनस करते थे। तो देखें कितना एग्जाम लेवल का न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं। आए अल्लाह अकबर 2011, जैसे हम उधर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट कोई माइकल लाल बता दे कितना है? 6 लाख। इस तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कितना बैड डेट माइनस किया है? 2 लाख। एक मार्कर खरीद के ना यहां रख लिया करें ताकि लोग समझें आप टीचर हैं। तो अकाउंटिंग बैड डेट उल्टा के टैक्स वालों का बैड डेट माइनस कर दें। जी उल्टाएं अकाउंटिंग वालों का बैड डेट 200 माइनस करें टैक्स वालों का बैड डेट कितना? 180 620। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पूरे प्लान बन चुके हैं। ईद का पूरा दिन हमने सोच लिया आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और जिस दिन ईद की छुट्टियां अनाउंस होंगी उस दिन रात 8-9 बजे तक हम 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देंगे आप लोगों के साथ बैठ के, जो लोग इधर हुए, ताकि आप जो है ईद से अगले दिन और उससे अगले दिन एक एक न्यूमेरिकल अटेंड करते रहें घर बैठ के, ताकि चैप्टर 8 आपका स्ट्रांग हो जाए। तो इसकी पूरी प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और हम इससे पूरा इंश्योर किया कि ईद का पूरा दिन हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था, मैंने तो कज़नों के साथ भी जाना था, मैंने तो खाला के घर भी जाना था, मैंने तो फूफो के घर भी जाना था। अभी सितंबर में चले जाइएगा, फिलहाल अपने घर चले जाएं, बड़ी बात है, वही काफी है। जो जिसको भी बुलाना है पहले दिन बुला लें, ज्यादा मसला है अपना मोबाइल बेच के उसको पैसे दे के बुला लें, लेकिन किसी भी तरह आप, मैं आपको सीरियसली बताऊं, पेपरों के दिन होते थे आगे पीछे, हम तो अपनी पॉकेट मनी बचा बचू के टैक्सियों पे ट्रैवल कर लेते थे। उस जमाने में तो टैक्सी बड़ी महंगी होती थी, पॉकेट मनी बचा के टैक्सियों पे ट्रैवल करते थे ताकि एक सेकंड भी हमारा जाया ना हो। और कभी भी बाहर निकलते थे तो कोई सफा सुफा, मोबाइल तो होते नहीं थे उस जमाने में, सफा सुफा जेब में डाल लेते थे कि रास्ते में रुकना पड़ गया तो पढ़ लेंगे। तो कुछ करना पड़ता है कुछ करने के लिए, और ये गप्पे नहीं मार रहा मैं। ओके, तो अकाउंटिंग वालों का बैड डेट उल्टाकर टैक्स वालों का बैड डेट ऐड कर दें। आर यू मैड मैन? टैक्स वालों का बैड डेट माइनस कर दें, अकाउंटिंग वालों का बैड डेट उल्टा के टैक्स वालों का बैड डेट माइनस कर दें। इससे नुकसान क्या हुआ? अब हमें टैक्स 6 लाख पे देना पड़ेगा या 6,20,000 पे देना पड़ेगा? 6,20,000 पे देना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2, मैं पेपर में इसलिए आया था एग्जाम्पल 2 पे, एग्जाम्पल 1 मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ था कंटिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 1। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, इन टैक्स ईयर 2012, टैक्स ईयर 2012 में, अगला साल ना, ही, तुम्हें अंगड़ाई क्यों आ रही है? सारी अंगड़ाइयां क्लास से पहले लेके आया करो, अंगड़ाइयां लेने के लिए जगह रख देते हैं कॉलेज में, कौन सी जगह मुनासिब रहेगी? मोटरसाइकिलों के पास अंगड़ाइयां लिया करें, सारे क्लास से पहले खड़े होकर एकदम अंगड़ाइयां ले रहा हो करें। कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, इन टैक्स ईयर 2012 ही डिस्क्लोज रुपीज 7 लाख। कितने खुश क्यों हैं हम? कल संडे है, पूरा रिवाइज करना है टैक्स। ही डिस्क्लोज 7 लाख एज अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसने अकाउंटिंग प्रॉफिट डिस्क्लोज किया अगले साल 7 लाख। टैक्स ईयर 2012, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट कैलकुलेट होने लगी है हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस, कितना है? 7 लाख। वो पैसे दे गया है। शबाना बेगम को आपने बुलाया अपनी, बंदे का नाम क्या है? बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ। शबाना पैसे दे गया।
कितने पैसे देके गया है? 25,000। कितने पैसे देके गया? लेके कितने भागा था जालिम? 2 लाख। देके कितने गया है? 25,000। 2 लाख लेके भागा था, कितने देके चला गया? 25,000 रुपया रिकवर हो गया। 25,000 रुपया ये किनकी नजर में रिकवरी है? अकाउंटिंग वालों की नजर में। अच्छा मेरे डियर मुझे ये बताओ, इसको लाओ, मेरे डियर मुझे ये बताओ, अकाउंटिंग वालों ने इनकम में कितना डाला होगा? 25,000। एक्सेलेंट। क्योंकि देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड। तो अकाउंटिंग वालों ने इनकम में कितना डाला हुआ है? पहले अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाने का तरीका बताओ। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाने का तरीका बताओ। लेस करना पड़ेगा। एक्सेलेंट। अकाउंटिंग वालों के गेन उल्टाने का तरीका होता है लेस करें। अकाउंटिंग वालों के लॉस उल्टाने का तरीका होता है ऐड करें। तो अकाउंटिंग वालों का गेन हम उल्टाने लगे हैं। लेस अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी। कोई बताएं कितनी है? 25। अच्छा भाई अब आज हम एक फॉर्मूला सीखने लगे हैं टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। और इस फॉर्मूले का आपने शुगर नहीं लगाना, ए बी सी टाइप फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्मूला है। हर फॉर्मूले का आपने शुगर लगाया होता है। वर्किंग नंबर 1, फॉर्मूले में हम निकालने लगे हैं टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी का फॉर्मूला हुआ करेगा, इसमें 3 फिगर्स यूज हुआ करेंगी, 1, 2 और 3। टैक्स वाले कहते हैं ये 3 फिगर्स यूज करके बैड डेट रिकवरी निकालो। हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बैड डेट रिकवरी 25,000 रुपए हुई है। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, जो तुम बैड डेट रिकवरी कह रहे हो वो तुमने इनकम में डाल दी है, इसे उल्टा दो, बैड डेट रिकवरी तुम्हें हम बताएंगे कितनी है। हमने कहा बताओ। कहते हैं सुनो, अमाउंट रिकवर्ड लेस, ये फॉर्मूला है, लेस एक्चुअल बैड डेट, इस ए के नीचे एल, लेस previously allowed as deduction. What is amount recovered? 25. What is note करें? What is amount recovered? 25. What was actual bad debt? Actual 2 लाख. What was previously allowed as deduction by tax authorities? What was previously allowed as deduction by tax authorities? 180. However, commissioner previously allowed only 180. Actual was 200. 1. इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये माइनस ये इज इक्वल टू 20. अब 25 माइनस 20. अब हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि बैड डेट कितना है, रिकवरी कितनी है। लेकिन टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, रिकवरी कितनी है 5,000। वो क्या कह रहे हैं, रिकवरी कितनी है 5,000। अब इस फॉर्मूले के पीछे एक लॉजिक भी है, वो सुननी है तो सुन लें। असल में सुने ना, ऐसे जरा कर लें सारे। अच्छा, असल में ना हुआ ये है कि मैं बता ही देता हूं आपको। हुआ ये था, सुने आप फिर, हुआ ये था कि मतलब थोड़ा सा टेंटिव करना होता है ना आगे। हुआ बात है ये, बल्कि बात है ये, तो हुआ ये था कि 2 लाख रुपए का ना, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, बैड डेट था और वो 25,000 दे गया। तो असल में ना 1,75,000 की आपको डज पड़ी है, सॉरी 1,75,000 का आपका नुकसान हुआ है, 175 का नुकसान हुआ है।
सुन रहे हैं ना? 2 लाख वो लेके भागा था, 25,000 देके चला गया, आपका नुकसान कितना हुआ है? 175। टैक्स वाले भी मान रहे हैं कि आपका नुकसान 175 है। बताएं कैसे? असल में वो कह रहे थे 180 लेके भाग गए। अब जब उन्होंने कहा ना 5 ले आया है, उन्होंने कहा 5 ले आया है, तो इसका मतलब है वो भी मान गए हैं कि लेके कितने भागा था? 170। असल में हमारे और टैक्स वालों में पिछले साल लड़ाई इसलिए थी कि पता नहीं था वो बंदा वापस भी आएगा या नहीं। जब वो वापस आ गया तो हमारे और टैक्स वालों में लड़ाई खत्म हो गई। जरा डीप डाउन जाके सोचने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से ही सोचें, आसान सी बात है, शायद समझ आ गई हो। लॉजिक वैसे देनी नहीं थी आपको, लॉजिक की कोई जरूरत नहीं है ना पेपर में, अल्हम्दुलिल्लाह कभी 20 साल में किसी को यूज करनी पड़ी है लॉजिक। लॉजिक ये है कि 2 लाख का उधार था जो वो लेके भागा था और दे के 25,000 चला गया, तो हमें श्योर है कि वो बंदा 1,75,000 लेके हमारा भाग गया। टैक्स वालों ने पिछले साल कहा था 180 लेके भागा है, अब टैक्स वाले कह रहे हैं 5 इनकम में डालो। इसका मतलब है 180 को वो खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं और 5 को इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोचे उन्होंने ओवरऑल कितना खर्चा रिकॉर्ड किया है? 170, और हमने भी कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 175। तो बस ये मैचिंग करने के लिए ये कुछ लंबा सा फॉर्मूला बना हुआ है। फॉर्मूला तो मुश्किल सा है, कॉन्सेप्ट पीछे आसान सा है, तो आप लोग बस फॉर्मूला याद कर लें। व्हाट इज अमाउंट रिकवर्ड? व्हाट वाज एक्चुअल बैड डेट? व्हाट इज प्रीवियसली अलाउड? 180। तो 25 और 20 का डिफरेंस लेना 5। अब मुझे बता दें, मैं ऐड करूंगा। अच्छा, अगर इधर जवाब पॉजिटिव आया करेगा ना तो फिर आप ऐड किया करेंगे न्यूमेरिकल में। टैक्स वालों की नजर में वो कितने लेके आया है? 5। हम अकाउंटिंग वालों की नजर में कितने लेके आया था? 25। अब ऐड कर दें, इसका नाम बताएं क्या रखूं? एक्सेलेंट। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। जैसे होता नहीं था टैक्स वालों का गेन ऑन डिस्पोजल, ऐसे टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी कितनी? 5। चलें जी, अब मुझे बता दें 680। अच्छा, ओवरऑल देखिए कोई फर्क पड़ा ही नहीं। पिछले साल मुझे 20 रुपए पे ज्यादा टैक्स देना पड़ा था और इस साल 20 रुपए पे कम टैक्स देना पड़ा। वो ओवरऑल इफेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि जब बंदा पैसे देके चला जाता है ना तो फिर लड़ाई खत्म हो जाती है, कितने लेके भागा था और क्या स्टोरी थी। डन। तो क्या उल्टाया करेंगे? टैक्स वालों की। लो जी, कर लो, गलते फड़ लो कान। क्या उल्टाया करेंगे? अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी 25,000। और क्या रिकॉर्ड किया करेंगे? टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। इनकम्स में यही रूल होता है ना, इनकम्स हमारे वाली उल्टाते हैं और कौन सी वाली ऐड करते हैं? टैक्स वालों वाली। लड़के वालों की रिकवरी इनकम उल्टा दें और लड़की वालों की इनकम डाल दें। लड़के वाले कौन है हमारी नजर में? अकाउंटिंग वाले। लड़की वाले कौन है? टैक्स वाले। और आप लोग सारे अल्लाह वाले। अच्छा जी, क्लास में कोई मलंग बैठा हुआ है? ना छेड़ मलंगा नू। नहीं, ये ना बोला करो पै जान के लेग्स नू, मुनासिब नहीं है। आप सीए कर रहे हो, ऐसी बातें ना किया करो। हमने कर लिया, हम कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? अब जरा देखिएगा, सारे ऊपर देखें। वेयर बैड डेट डिडक्शन हैज बीन अलाउड, बोलें, एंड द पर्सन रिकवर्स एनी अमाउंट इन दिस रिगार्ड, then following rule shall apply. If bad debt recovery is greater than the difference between these two, the excess shall be chargeable to tax. In the year under the head income from business. अब इसको मैं 3 दफा और बोलूंगा।
वेयर बैड डेट रिकवरी is greater than the difference between these two. The excess shall be chargeable under the head income from business in the year in which bad debt is recovered. लेकिन अब इसका फाइनल वर्जन आ रहा है. Where bad debt recovery is greater than the difference between whole of such bad debt and amount previously allowed as reduction. The excess amount shall be chargeable to and shall be chargeable under the head income from business in the year in which bad debt is final version. Where bad debt recovery is greater than the difference between actual bad debt and amount previously allowed as reduction. The excess shall be chargeable under the head income from business in the year in which it is received. फीस एक दफा, प्रोग्राम 4 दफा, हद होती है. सॉरी. वेयर द बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी कितनी है? 25,000. सो वेयर द 25 इज ग्रेटर देन द डिफरेंस. डिफरेंस कितना है? 20. किस किस का डिफरेंस लिया है? होल ऑफ बैड डेट एंड अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज. एक्सेस कितना है? shall be included under that income from in the year in which it is received. Okay. चलें. अच्छा, जिंदगी के कभी किसी मोड़ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं कंटिन्यू करूं क्वेश्चन 1 से और वो 25,000 की बजाय 13,000 ले आए? हो सकता है या 25,000 ही हमेशा लाया करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में सारे डेटर हमेशा 25,000 ही लाया करेंगे. 13,000 भी ला सकते हैं. चलें, बॉल पॉइंट और पेंसिलें मुंह से निकाल के, ढक्कन मुंह से निकाल के, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, assume that, मुंह में नहीं डाला करें बॉल पॉइंट. कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, assume that in tax year 2012 he disclosed accounting profit of 7 लाख, उसी तरह which include 13,000 bad debt रिकवरी. बकरा ईद आ रही है ना मेरे भाई, ऐसी चीजें जरूरी हैं, आप यूज्ड टू होना चाहिए आपको. ऊंट ईद आ रही है. बकरा ईद तो वैसे इसका नाम पता नहीं किसने रखा हुआ है, ऊंट ईद भी नाम नहीं होना चाहिए. अच्छा जी, मंडे को आपने ईद वाले कपड़े पहन के आने हैं सबने, ठीक है? अभी लिए नहीं, कुछ जरूरी नहीं नए लेना, जो भी सोचे हुए हैं बस वो पहनाइएगा. मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा याद ना रहे. अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 700. इसको उल्टा दें, अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी को. अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करने लगे हैं? 3. क्वेश्चन 1 अपनी जगह है. क्वेश्चन 1 अपनी जगह है. बैड डेट कितना था? 2 लाख. माइनस करने की कितनी इजाजत थी? 180. रिकवरी कितनी हुई? 25. भाई की सुई उधर ही अड़ी हुई है. उधर मैंने
पूछी नहीं मैंने, तो पूछी इधर है। तो आप बता दें अकाउंटिंग वालों की नजर में कितना बैड डेट रिकवर हुआ है? शर्म नहीं आती, नजरों की हिफाजत भी नहीं कर सकते, नीचे देख रहे हैं। अच्छा जी, आप फैकल्टी रूम में जाएं, सारे टीचर ऐसे करके बैठे हों, थोड़ा सा जरा हो कि क्लास से होनी चाहिए। क्लास तो क्लास होती है ना। कोशिश करेंगे क्लास लेने के बुनियादी असूल आपसे ग्रुप में शेयर कर लिए जाए। 50 दिन तो हो गए हैं लेस, ये मुझे याद कराना क्लास लेने के बुनियादी असूल, उनसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे, कल ही कर देंगे। अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी मुझे बताएं कितनी है? इसको उल्टा दें। इसको उल्टाने के बाद अब आप फॉर्मूले की तरफ आ जाएं। अमाउंट रिकवर्ड बोलें कितनी है? 13। एक्चुअल बैड डेट 2 दफा 100, 200, 180। जवाब क्या आ गया? बिना कैलकुलेटर के बताएं। ये तो रिकवरी नहीं हुई, ये तो उल्टा बैड डेट डिडक्शन हो गई। फॉर्मूला कभी कभी नेगेटिव भी दिया करेगा, इसको कहते हैं फॉर्मूला आपस से बाहर हो गया। ऊपर हेडिंग दी थी टैक्स बैड डेट रिकवरी, किनकी बैड डेट रिकवरी उल्टा दी थी? और टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम ढूंढने गए, उल्टा वहां से लॉस निकल आया। तो कोई मसला नहीं, नोट कर लें, यहां तक कर लिया? कुछ लोग कह रहे हैं कर लिया, जल्दी कर लें। दीवार से बस टेक नहीं लगानी, नोट करना है, ये जरा इंश्योर किया करें क्लास में। चलें जी, हो गया। अब 7 को कहां लेके जाऊं? थले भी माइनस को बुला लें, नेट वाज इंप्लाइड। जवाब 680। कोई माई कलाल पूरी, कोई अच्छा बच्चा पूरी क्लास में इसकी लॉजिक बता दे जरा, जो 7 आया। हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा, भाई आप भाई ने हाथ खड़ा कर दिया पहले। नहीं, पहले 20,000 का ना बोलो पहले अकाउंटिंग वालों ने 2 लाख माइनस किया और रिकवर कितना हुआ, बस इस तरह बोलना शुरू करो। अकाउंटिंग वालों ने पिछले, पहले सुन लें आप, अकाउंटिंग वालों ने पिछले साल डाला था 2 लाख खर्चे में, और अगले साल उन्होंने इनकम अपना डाला था 13। इस वजह से साबित हो गया कि ये बंदा कितने पैसे लेके भागा है? 13, हद होगी। इस वजह से साबित हो गया ये बंदा कितने पैसे लेके भागा है? 187। अब अकाउंटिंग वाले इस नतीजे पे भाई ऐसे क्यों देख रहे हैं, आसान सी बात है, थोड़ा सा रिलैक्स हो कैसे देखिए। अकाउंटिंग उन्होंने पिछले साल कितना खर्चे में डाला था? 180। लो यार, अल्लाह के ऐसे बच्चे भेज जिनको समझ भी आया मेरे साथ साथ। अकाउंटिंग वालों ने पिछले साल कितना खर्चे में डाला था? 180, 2 लाख। अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाला था 200, और रिकवर कितना हो गया?
13। जरा सोच के बताएं, पास साबित क्या हुआ है कि बंदा कितने लेके भाग गया है? बाद में कभी आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो हम इसी की बेस पर डिसीजन लेंगे। तो कितना लेके आ गया है? 13। कितना लेके आ गया है? तो कितना लेके भाग गया है? 187। अच्छा, अब टैक्स वालों को भी चाहिए कि 187 ही हमारा खर्चा मान लें। टैक्स वालों ने पिछले साल खर्चा मानना था 180 और इस साल उन्होंने खर्चा माना है 7। बात वहीं पहुंच गई ना। यानी टैक्स वालों ने भी खर्चा कितना बुक किया और हमने भी कितना बुक किया। शुक्र है, सही हो गया। ठीक है जी। हाँ, यही तो हम चाहते हैं, सेम हो जाए। जब बंदा पैसे देके भाग जाए फिर किस बात की लड़ाई। देखो, हम लड़ रहे थे ना कि वो रशीद का बेटा या असलम का बेटा है, उसने खुद ही आके बता दिया मेरे अब्बू का नाम रशीद है, लड़ाई खत्म हो गई। तो ये तो नहीं कि लड़ाई हमेशा ही बरकरार रखनी है। ये कैलकुलेटर असलम का या अकरम है, उसने कहा कैलकुलेटर पुट्ठा करके देख लो, अकरम लिखा होता, लड़ाई खत्म हो गई। एक बोतल माशाल्लाह पी जाते हो आप, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। ठीक है, पी लें, सारे पी लें। चलें शुरू करें, कैमरा करो नीचे, पिए सारे, पानी पिए। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका गैर के आगे, सोलह 18 साल मेहनत करके डिग्री हाथ में लेते हैं, फिर सीवी बनाते हैं, फिर सीवी बनाने के बाद किसी दफ्तर में किसी अफसर को जाके कहते हैं बस जी आपके हाथ में है सब कुछ। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह को भी कैसा गुस्सा आता होगा इस बंदे के ऊपर, समझ रहे लोगों के हाथ में है। अच्छा जी, आपके लिए कौन सा मुश्किल है जी मेरी नौकरी लगवाना? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, आप पढ़ें भाई। अब अंग्रेजी कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे क्या बनेगी अंग्रेजी। वेयर बैड डेट रिकवरी is less than the amount of whole bad debt, नहीं, is less than the difference. Where bad debt recovery is less than the difference between whole of such bad debt and the amount previously allowed as reduction. The shortfall shall be allowed as deduction under the head income from in the year in which amount is recovered. बादशाह सलामत साथ हम रहते रहे हैं काफी अर्सा। अच्छा, कुछ याद करो यार। Where bad debt recovery is less than the difference between हाइब्रिड में बातें करते हुए actual bad debt and the amount previously allowed as reduction, the shortfall shall be allowed as deduction. बादशाह सलामत। शहजादा बोला in the year, शहजादी बोली in the year in which income is received, मलका बोली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इसके बाद सारे सो गए। अच्छा जी, आ जाएं जी मुगलिया खानदान में, पॉइंट बी पढ़ते हैं। वेयर ये शहजादे का बेटा बोल रहा है, वेयर द बैड डेट रिकवरी is less than
the difference between the whole of such bad debt and the amount previously allowed as reduction. The shortfall shall be allowed as reduction under that income from business for the year in which it was, जिस साल ये bad debt receive। आप जिनके पड़पोते हैं उनका नाम आप बताएं और फिर बैठ जाएं, फिलहाल खड़े हो जाएं। आप किनके पड़पोते हैं? नूर अहमद साहब के पड़पोते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त है वो सीट। यानी कि दादा अब्बू के अब्बू का नाम भी आपको आता है। गलत हो गया ना, रेखा पकड़ा गया। ये तो दादा अब्बू का नाम बता के बैठ गए। खड़े हो जाओ। दादा अब्बू के अब्बू, जाके पूछना दादा अब्बू के अब्बू का नाम पूछ लोगे। दादा अब्बू को फोन करो व्हाट्सएप पे, मेरे सामने वॉइस नोट करो दादा अब्बू को व्हाट्सएप पे। उनके पास फोन नहीं है, यूज नहीं करते। आपने क्या सीखा उनसे? फिर दिखाओ आप फोन। बड़ों से ये सीखते हो, बैठ जाओ। अच्छा, कभी अपने पेरेंट्स को लाए आप लोग, उनको हम चाय शाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, कुछ आपके बारे में बताएंगे, कोई टेस्टों की रिपोर्ट दिखा देंगे कि किस तरह के कैसे हैं। लाएं कभी पेरेंट्स को आप? ले आए ना, देखें बैठ जाएंगे। उनके पास टाइम नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है असल में। टीए भाई को बुलाएं, टीए भाई को बुलाएं। आपकी तो ईद अच्छी गुजरवाता हूं ना मैं। बुलाएं टीए को। भाई ये इन सब के एडमिशन फॉर्म लो, 3 दिन का आपको टारगेट है, और उनके वालिद साहब के नंबर सामने नोट करो और इनके वालिद साहब को फ़ोन करके बताएं कि इनके किस टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। और आपके पास 3 दिन का टारगेट है, ठीक है? ये 3 दिन के अंदर सारा काम होना चाहिए। लिस्टें अभी से बनाना शुरू कर दो। पढ़ें आगे। खुदा के लिए हमें पहले बता देते, हमारे साथ ऐसा ना करें। हमने तो 2 टेस्ट नहीं दिए आखिरी, हमारे पे इतना जुल्म ना करें। ये कौन सा इंसाफ है? किस जमाने की बातें कर रहे हैं आप? अब हम अपने पांव पे खुद खड़े हो चुके हैं। हमारे वालिदैन को अपने बीच में डाला तो हम निकल जाएंगे। जाएं टर्म टेस्ट के बाद हॉर्न नहीं, हॉर्न नहीं, हॉर्न नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफा हमने डिसीजन लिया है, अल्लाह ने अभी दिल में डाला है, ये आपके फ्यूचर के लिए है। आपकी बड़ी ईद अच्छी गुजरे, ये इसलिए डिसीजन। हॉर्न नहीं, हॉर्न नहीं, हॉर्न नहीं। असल में मेरे भाई देखें ना, अब के बाद से फिर ये खतरा है। आप लोग तो नहीं करेंगे, कोई बच्चा ऐसा होता है वो ये भी कर लेगा कि टेस्ट तो पहले ही ले लिया करेगा दूसरे से। अच्छा कौन सा टेस्ट है? अच्छा ये था, चल जरा बता दे ये क्या किया तुमने। तो इसका खतरा है। अब आगे से तो फिर सारे सेट होने की कोशिश करेंगे, कोई 2 नंबर तरीके से भी सेट हो जाते हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए जो हो चुका है ना, वो हकीकत वालिदैन के पास जानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरे घर वालों को भी बता दें कि किस तरह पढ़ाते रहे हैं, टाइम पे आते रहे, नहीं आते रहे, क्लासें सारी ली हैं, टॉपिक कवर करवा रहे हैं। आप भी मेरे घर वालों को बुला के बताएं, मैं भी तैयार हूँ। और मुझे भी यह हक है कि मैं भी आपके घर वालों से कुछ बात करूं, क्योंकि अब बात बढ़ गई है। टाइम बहुत थोड़ा रह गया, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। ओके भाई, उनको जाके बताएं इट इज ऑन सीरियस नोट। अभी से शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, या शाम से कॉलेज शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ओके अच्छा जी, अब माय डियर हम आगे चलते हैं। पढ़ा तो नहीं जाएगा अब, लेकिन चले आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका बच्चा यहाँ कॉलेज में पढ़ा है जी, ये टेक्स्ट की जी, उसके ना 7 टेस्ट हो गए हैं, उसमें से इसने 2 दिए, उनमें भी फेल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। तो दौड़ देखें, ऐसे फारिग होंगे तो 300 कॉलें करके वो फारिग हो जाएगा। बैलेंस डलवा दो उसको, ये पैसे देखें ना, बैलेंस डलवा दो, अन्ना बैलेंस डलवाओ उसको। ये तेरी भी जान निकल रही है।
बड़े भाई को फोन करके जरा अब्बू का फोन अपने पास रखिएगा 2 दिन, वो मैं जरा कॉल आएगी आपको एक। आप तो कुछ करेंगे ना, कल्प्रेट तो पकड़े जाएंगे। आ जाए भाई पेज नंबर 175 पे, 175 पे मुझे शक्लें नजर आ रही हैं जो बनी हुई हैं, पेज 175 पे। आइंदा मैं जिंदगी में कहीं अपने वालिदैन का नंबर नहीं दूंगा, मेरी तौबा। पेज नंबर गलत है, सॉरी। मैं अच्छा, एक तो ये वैसे सही डिसीजन लिया इनके फ्यूचर के बारे में, मुझे ऐसा पहले ही कर लेना चाहिए था। यार मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, तुझे क्या मसला है? शायद इसी वजह से ये लोग सीरियस हो जाएं, अल्लाह करे हो जाएं, पता नहीं किस किस के नंबर दिए हमें क्या है। चलो देखते तो हैं इस दफा क्या बनता है। क्वेश्चन 44, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 and rules made thereunder, discuss the prescribed limits and conditions for deduction of entertainment expenditure। तो entertainment की वो जो लिस्ट थी 5-6 चीजों की, वो अलाउड है, उनको आपने बताना था। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2029 सलमान शाहिद sold the following assets नहीं होना चाहिए था, एसेट होना चाहिए था, तो इसको सही कर दो भाई, तस्वीर खींच लो। अ व्हीकल यूज्ड बाय मैनेजर इन चार्ज ऑफ हिज गारमेंट फैक्ट्री। ये जो व्हीकल मैनेजर को हमने दी होती है अपनी कंपनी में, ये प्लाइंग फॉर हायर होती है, मैनेजर इसको बिठा के सवारियों को किराया लेता है नहीं, तो इसके ऊपर फिर इनिशियल अलाउंस तो माइनस नहीं करेंगे। और ये भी याद रखिएगा इसकी कॉस्ट को 7.5 तक रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा फॉर 7.8 मिलियन। ये तो क्या है, व्हीकल यूज्ड फॉर 7.8 मिलियन, द व्हीकल वाज परचेज्ड फॉर, ये देखें ना, सोल्ड द एसेट फॉर 7 पॉइंट, तो ये तो सेल प्राइस हो गई। और कॉस्ट क्या है, किस साल खरीदी है, 2027 में। आसान सा है ना सवाल, कॉस्ट 2027 में बोले कितनी है, 9 पॉइंट, इसको काट के 7 पॉइंट, सबसे पहली दफा का वो मोटाइज होगी, 27 में खरीदी है तो 30/27 को ही मोटाइज होगी ना। 27 में, मार्च 27, अप्रैल 27 किसी दिन खरीदी होगी, तो 27 में सबसे पहले डिप्रिशिएट होगी। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। 1.6.4 इंटू 15%, 0.1 ना कर लें इसको, 0.96 को कर लें वाला प्रोग्राम नहीं, अगर कर लें हो सकता है तो बताएं, ये नहीं कर लें, कर लें 1.0, 5.4। 29 में क्यों नहीं डिप्रिशिएट करना, 29 में अब क्या निकालें इसका, टैक्स वालों का गेन लॉस, किस साल का, टैक्स ईयर 2000। आपको पता है बीवी वही वाली लेनी है, तो वही वाली बीवी ले लें 5.4,
कंसिडरेशन को छेड़ना है। किसको छेड़ना है? फॉर्मूला किसी को याद हो? ए इंटू बी ओवर सी। ए क्या था किसी को याद हो? ए था कितने का बेचा, ए था कितने का बेचा, और बी क्या था? 7 पॉइंट, और सी क्या था? 9 पॉइंट। अच्छा लॉजिक देखें सारे, अगर किसी को फॉर्मूला पेपर में भूल जाए, 9.1 वाली गाड़ी 7.1 में बेची, तो बताओ 7.8 में, मादरत 9.1 वाली गाड़ी 7.8 की बेची, तो मेरी कैलकुलेटर बताओ अगर गाड़ी ही 7.5 की होती तो कितने की बिकती? जी 6.4। जवाब चलें जी नोट। चलें जी आगे। ये हाइब्रिड में लास्ट रो में पैक कर लें जो जो करने, कुछ बैगों में डालने निकालने चीजें, हम जरा पढ़ लें भाई। 1 मिनट, क्या आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है? अच्छा वाला किया था इसके आप, ठीक है हाथ से गुजर जाए तो ठीक है, हम तो जैसे पाँव से गुजारते हैं ना सारे। सही कहते हो आप बात, लेकिन मतलब ये कि टाइम पे नोट किया करो। हमारी हर बात का ही कोई ना कोई ऐसा जवाब देते हैं आइंदा दिल नहीं करता बात करने को। अच्छा जी, सिकंदर ने बंदर से कहा, सिकंदर ने रीवैल्यू किया अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग इन अकॉर्डेंस विद खाला जी के स्टैंडर्ड मेड फॉर खालू जी। IFRS का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग वालों के मुताबिक, और उसकी वजह से इसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है रीवैल्यूड अमाउंट पर। एक्सप्लेन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन की टैक्स इंप्लीकेशन बताएं, रीवैल्यूएशन की टैक्स इंप्लीकेशन बताएं। तो ये तो हमने पहली क्लास में ही माय डियर पढ़ ली थी। अभी तो पढ़ी नहीं, ये तो पहली क्लास में हमने पढ़ ली थी, और मैंने ये टिक करवाया था इसी वजह से। Therefore, gain arising on revaluation is not taxable. हम टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, तो लिखें एज पर टैक्स रूल्स देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। एज पर टैक्स रूल्स, ये पहला सफा है बिजनेस के चैप्टर का। एज पर टैक्स रूल्स देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाइब्रिड में मैं रो नंबर भी बता सकता हूं जहां नहीं लिखा जा रहा। एज पर टैक्स रूल्स, लास्ट रो सेकंड नंबर पे प्लीज लिख लें, एज पर टैक्स रूल्स देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। बस ठीक है, और क्या लिखना है? टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को मानते ही नहीं। सिर्फ कौन मानते हैं रिवैल्यूएशन को? अकाउंटिंग वाले। कौन आ रहे हैं 1:55 पे, जरा मुझे पता चल जाए। एक भाई आ रहे हैं। नाम क्या है आपका?